चौंक गए होंगे आप, लेकिन आज हम आपको एक वैज्ञानिक से मिलवाने जा रहे हैं। वो ये खुलासा करेंगे कि कैसे ये दवा 25 साल पहले ही तैयार कर ली गई थी, कैसे अमेरिका के एक मॉलिक्यूल ना देने पर, जिन्हें आप मिसाइल मैन कहते हैं, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, उन अब्दुल कलाम ने इस दवा को तैयार किया। ब्रेन ट्यूमर तक के लिए यह दवा इस्तेमाल हुई। उस समय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ के महानिदेशक हुआ करते थे। इस दवाई को तैयार करने वाली टीम के हिस्से रहे रिटायर्ड वैज्ञानिक डॉक्टर करुणा शंकर पांडे ने बताया कि 1995 के पहले ये दवा इनमास यूएसए से लेते थे, लेकिन जब यूएसए से दवा आने में परेशानी हुई तो इनमास के तत्कालीन डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर विनय जैन ने डीआरसी की बैठक में इस मुद्दे को रखा। तब अब्दुल कलाम ने इस मॉलिक्यूल को भारत में निर्माण करने को लेकर डीआरडीओ के डॉक्टर आरबी स्वामी से बात करने को कहा और उसके बाद डॉक्टर स्वामी ग्वालियर इस प्रोजेक्ट को लेकर आए और डॉक्टर करुणा शंकर पांडे को पूरा प्रोजेक्ट सौंपा गया। पूर्व वैज्ञानिक बताते हैं कि साल 1995 में इस मॉलिक्यूल पर काम शुरू हुआ, जिसे एक साल में ही लगभग तैयार कर लिया गया, जिसके बाद इस ड्रग डिपार्टमेंट को पेटेंट के लिए भेजा गया। फरवरी 1998 में इस दवा को पेटेंट भी मिल गया। तभी से ये दवा कैंसर थेरेपी के लिए कारगर साबित हो रही थी और हाल ही में इनमास और डॉक्टर रेड्डी लैब के द्वारा इस दवा का कोविड को लेकर भी परीक्षण किया गया, जिसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं, जिसके बाद इसे कोरोना के लिए अब लॉन्च कर दिया गया है। तो देखा आपने, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी लॉन्च की है, लेकिन मिसाइल मैन जिसे आप कहते हैं, अब्दुल कलाम जिन्हें आप कहते हैं, उन्होंने 25 साल पहले ही ये दवा दे दी थी और कैसे यूएसए के एक मॉलिक्यूल ना देने पर इस दवा को बनाने में परेशानी आई थी। इन तमाम चीजों को लेकर आज हम आपके सामने एक वैज्ञानिक रखेंगे। फीडबैक आएगा, जो पेशेंट का फीडबैक आएगा, डॉक्टरों का फीडबैक आएगा, या जो इस इंस्टीट्यूशन से लोग जुड़े हैं उनका फीडबैक आएगा, तो आपको भी जो है लगेगा कि नहीं, जो है जो डीआरडीओ का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा। और मैं तो कहूँगा कि सर्वश्रेष्ठ जो कंट्रीब्यूशन में एक कंट्रीब्यूशन डीआरडीओ का होगा। देखिएगा, अभी तो जो है शुरुआत है, आगे आगे जो है जो फीडबैक आएगा। तो आज चलिए हम उन वैज्ञानिक से आपको मिलाते हैं जो इस टीम का पूरा हिस्सा रहे। डॉक्टर करुणा शंकर पांडे हमारे साथ में खुद मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे 25 साल पहले ये दवा तैयार कर ली गई, जिसे लेकर आज हम कोरोना का इलाज भी करें। डॉक्टर करुणा शंकर पांडे, सबसे पहले स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी धन्यवाद सर, ये जानकर हम लोगों को हैरानी हो रही है कि बताइए 25 साल पहले ये दवा आ गई, आज हम कोरोना के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन देश अब्दुल कलाम को सिर्फ मिसाइल मैन के नाम से जानता रहा। कोई नहीं जानता था कि इतनी बड़ी दवा और इतनी बड़ी चीज भी उन्होंने दुनिया को सौंपी। हम चाहेंगे कि एक बार आप विस्तृत जानकारी रखें हमारे दर्शकों के सामने कि कैसे ये दवा 25 साल पहले तैयार की गई, कितनी कितनी परेशानियां आपको आई। देखिए, 1995-96 की बात है। उस समय एनमास कैंसर के ऊपर काम कर रहा था और दवा सिग्मा से परचेज करता था। सिग्मा यूएसए की एक कंपनी है। जब उनको ये परेशानी आई तो उन्होंने जो है उस समय के महानिदेशक डॉक्टर अब्दुल कलाम को अपनी ये समस्या बताई और हमारे डीआरडीओ में एक डिफेंस रिसर्च काउंसिल की मीटिंग होती है, जिसमें हर महीने सारे जो डायरेक्टर्स मिलते हैं और अपनी अपनी परेशानियों से महानिदेशक को अवगत कराते हैं। उस समय प्रोफेसर डॉक्टर विनय जैन ने ये अपनी समस्या रखी तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने छूटते कहा कि क्या आपने डीआरई के जो डायरेक्टर डॉक्टर आरबी स्वामी से बात की? तो उन्होंने कहा कि उनसे तो बात नहीं हो पाई। तो उनका नहीं, आप उनसे बात कीजिए, बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, केमिस्ट्री में उनका बड़ा नाम है और मुझको उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा और ये आप उनसे एक बार जरूर बात कीजिए। तो डॉक्टर स्वामी से उन्होंने बात की। डॉक्टर स्वामी के अंडर में मैं चूँकि डायरेक्ट काम करता था, वो मेरे गुरु भी रहे हैं, तो उन्होंने मुझको ये काम सौंपा और ये साथ में कहा कि ये एक चैलेंज है और इसको आपको चैलेंज के रूप में लेना है और जितनी जल्दी हो सके इसको ये मॉलिक्यूल बना करके देना है, क्योंकि उनका काम रुका हुआ है। तो मैंने भी जो है भरसक प्रयास किया और करीब करीब एक साल में मैंने एक कंपाउंड को तैयार किया और इसकी टॉक्सिसिटी स्टडी हमने डीआरडी में ही की। उसके बाद इसका ट्रायल एनमास में हुआ, एनमास भी उससे संतुष्ट हुआ और एनमास ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा
कि जो सिग्मा से हम ड्रग लेते थे उसका ये जो है सुपर इम्पोजेबल कंपाउंड है, इसलिए हम अब अपने जो इंडिजिनस जो प्रोडक्ट है जो 2G का, अब इस पे काम करेंगे। और ड्रग कंट्रोलर जनरल से ये उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप हमको इसको एज ए ड्रग यूज़ करने की परमिशन दें। ड्रग कंट्रोलर ने भी इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया। आईसीएमआर से भी से परमिशन मिली, नो ऑब्जेक्शन की, और उनसे भी परमिशन मिली। और ये 1998 के बाद से लगातार एनमास उस पर कैंसर के ऊपर काम करता चला आ रहा है। अभी हाल के दिनों में एनमास के ही एक ग्रुप ने कोविड के ऊपर इस पे काम किया है और उनको इसमें भी सफलता मिली है। और मैं अपने डीआरडी के एनमास के उन वैज्ञानिकों को बधाई भी देता हूं जिन्होंने बड़ा सराहनीय काम किया है और कोविड जैसी महामारी में अपना योगदान दिया है। डॉक्टर करुणाशंकर, एक चीज हम आपसे समझना चाहेंगे। एक बात का जिक्र और यहाँ पर हुआ कि 1995 से पहले यूएस से एनमास जो है वो ये मॉलिक्यूल लिया करता था, लेकिन अचानक यूएस ने मना कर दिया, उनके लैब ने देने से मना कर दिया। वो क्या पूरा वाकया है कि कैसे यूएस ने मना किया, आखिर क्यों मना किया, फिर आगे क्या दिक्कतें आई और कैसे तैयार किया गया? देखिए, इसमें 2-3 दिक्कतें थी। जो यूएसए बीच बीच में जो है डीआरडीओ के उस लैबों को जो बैन करता रहा, कुछ न कुछ कारण बता करके, उसमें कभी जो है एनमास को बैन कर देता था, कभी डीआरडीओ को बैन कर देता था, कभी किसी लैब को बैन कर देता था। शायद आपको जानकारी हो, डीआरडीओ की 54 लेबोरेटरी इस समय देश में कार्यरत हैं। तो ये सब समस्या जब आती हैं तो ये दिक्कतें बढ़ती हैं। और चूंकि सिर्फ वर्ल्ड में एक ही जो कंपनी ऐसी है जो इसको जो है बनाती थी, तो उनकी जो है मोनोपोली भी थी और उनके पास यूएस पेटेंट भी था। तो ये तो आप जो समझ सकती हैं कि अगर जो है किसी की मोनोपोली होगी तो वो कुछ ना कुछ तो शर्तें लगाएगा या कुछ और जो है दिक्कतें पैदा करेगा। फिर जो है आप क्यों कर रहे हो और इसमें जो है आपने हमसे क्या राय लिया, क्या नहीं लिया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और एक उसके साथ एक अहम सवाल और है जिसको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा बहुत सारा जो है फॉरेन एक्सचेंज उसको परचेज करने में लगता था। तो क्यों ना हम जो है अपने यहाँ जो है बना करके और उसकी जो है कॉस्ट को इतना कम कर दें। मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं, जब मैंने पहली बार परचेज किया था एज ए स्टैंडर्ड अपने यहाँ चेक करने के लिए, तो मैंने उसको 5,000 रुपये में परचेज किया था 1 ग्राम। और जब मैंने यहाँ लैब में जो है बनाया तो उसकी कीमत आई 250 ग्राम। तो आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 5,000 और 250 ग्राम 250 रुपये, तो इसमें जो है कितना अंतर है। और अगर इसी का जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है बढ़ा दी जाए तो उसकी कीमत और कम हो जाएगी। अभी जो है डॉक्टर रेड्डीज ने शायद आपको जानकारी होगी कि उन्होंने जो ये पाउच बनाया है 5.85 ग्राम का, उसकी उन्होंने कीमत 500 से 600 रुपये रखी है। इसका मतलब कि 1 ग्राम की कीमत लगभग जो है 100 रुपये के आसपास है। तो अगर जो है 100 रुपये में अगर हमारा काम चल रहा है तो हम क्यों जो है 5,000 रुपये की जो है जो दवा बाहर से खरीदें। डॉक्टर करुणाशंकर, क्योंकि इस दवा का इस्तेमाल 25 साल बाद इस महामारी के लिए हो रहा है, लेकिन जब मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, जब हमने भी अपने दर्शकों के सामने रिपोर्ट रखी है, ब्रेन ट्यूमर के लिए, कैंसर के लिए भी इसका इस्तेमाल हुआ है, तो ये दवा हम कहेंगे कि संजीवनी है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों में काम आ रही है कि ब्रेन ट्यूमर में भी काम आई, कैंसर में भी काम आई। इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, ये चीज थोड़ी सी क्लियर करें हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसा होता है कि डीआरडीओ को जो डीआरडीओ कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है, इनको जो है प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है और हाई लेवल से असाइन किया जाता है। और जो उनको काम दिया गया उन्होंने उस पर काम किया। उस समय जो है कैंसर पे वो काम कर रहे थे तो उनको उस पर जो है प्रोजेक्ट दिया गया। बीच में फिर एक जो है इंडो जर्मन प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हुआ, जो जर्मनी ने इंडिया को अप्रोच किया कि हम साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये तो हेडक्वार्टर जो है डिसाइड करता है कि आपको किस पे काम करना होता है। बिल्कुल, हेडक्वार्टर डिसाइड करता है। और सर, बहुत हैरानी हुई हम सबको ये जानकर कि बताइए 25 साल पहले से तैयार किया गया, आज हमारे सामने आ रहा है। क्योंकि अब्दुल कलाम को हम आज तक मिसाइल मैन के तौर पर ही जानते रहे। सर, कैसे उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट में सपोर्ट किया, आज हम सबके बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनकी चीज कैसे हम सबके काम आ रही है, ये दिखाता है उनकी मेहनत, उनका परिश्रम, कि कैसे वो सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा में लगे रहते थे। मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ। डॉक्टर कलाम साहब जो है भविष्य दृष्टा थे। उनको आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप उनसे बात करते
तो उनको हर सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज थी। चूंकि जो है मिसाइल में उनका योगदान ज़्यादा रहा, इसलिए लोगों ने उनको जो है मिसाइल मैन का नाम दिया और उसी से वो प्रसिद्ध हुए। लेकिन जो उनको नज़दीक से जानता है, जैसे जो है मेरा जैसा व्यक्ति, वो जानता है कि उनको उनके अंदर कितनी खूबियां थी। और वो करीब करीब 54 लेबोरेटरी के हर जो है डायरेक्टर को, जैसा कि हमारे यहाँ है कि जो हर लैब का अपना एक चार्टर होता है, तो वो हर जो जितने भी चार्टर हैं ये रिपीट नहीं होते हैं। जो काम हमको दिया जाएगा वो काम किसी दूसरे लैब को नहीं दिया जाएगा। तो वो हर जो है जो डायरेक्टर को बहुत महत्वपूर्ण जो है सुझाव देते थे। इसी से साबित होता है कि उनके पास जानकारियों का भंडार था। अब ये बात दूसरी है कि जो है मिसाइल में उनका योगदान ज़्यादा रहा है, इसलिए लोग उनको मिसाइल के नाम से जानते थे, लेकिन वह ही वॉज द जो ट्रू साइंटिस्ट। डॉक्टर करुणाशंकर, एक चीज और जानना चाहेंगे, जब क्योंकि हमने पहली वेव देखी कोरोना की, दूसरी वेव तो और घातक थी, कितने लोगों की जान ले ली। बाद में डीआरडीओ ने ये ऐलान किया कि जो हम दवा लेकर आ रहे हैं वो सीवियर होने से बचाती है मरीज को, कि अगर वो सीवियर कंडीशन में पहुंच रहा है तो उससे पहले ही उसको क्योर करने में काम आती है। क्या लगता है आपको थोड़ी सी देरी हुई? क्या ये दवा अगर थोड़ा सा पहले आ जाती, क्योंकि ये फरवरी मार्च से स्थिति शुरू हो गई थी। मार्च में हमने देखा कि मौत का आंकड़ा सामने आने लगा, अप्रैल में हमने देखा कि क्या हालत हुई, सिस्टम कोलैप्स कर गया। आपको लगता है कि अगर ये चीज पहले थी तो शायद हमारे सामने पहले आ जाती तो इतनी मौतें नहीं होती, ये चीजें हम संभाल सकते थे? इसके बारे में मैं पहली बात तो जो 2 चीजें कहूंगा। पहली बात तो ये है कि ये एनमास की खोज है और इसका तो सही जवाब एनमास देगा। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप लोगों ने बहुत जो है ये मीडिया में चलाया भी होगा कि जो है ट्रायल हुआ नहीं। जैसे वैक्सीन के बारे में अभी क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट नहीं आए और आपने जो है उसको इमरजेंसी यूज के लिए जो है दवा दे दी। तो हर आदमी जो है, कम से कम साइंटिस्ट जो है, जब तक खुद एश्योर नहीं हो जाता है तब तक वो आगे बढ़ता नहीं है, और बढ़ना भी नहीं चाहिए मेरा। क्योंकि साइंटिस्ट क्यों जो कंट्रोवर्सी में फंसे, इसलिए जो है जब तक वो और क्लिनिकल ट्रायल में देरी होती है, क्योंकि पेशेंट रिक्रूट करना इतना आसान नहीं होता है। आप ऐसा सोचें कि मैं किसी पे कहूं कि भाई मैं आपके ऊपर जो है दवा का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो सीधे सीधे मान जाएगा। उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। तो ये सब चीजें जो है ये इनको आप चाहे जो ड्रॉबैक समझ लीजिए, चाहे लिमिटेशन समझ लीजिए, इसकी वजह से देरी होती है। मैं ये मानता हूं कि अगर ये और पहले आ जाती तो उसका और फायदा मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। अभी भी जो है अगर ये उपयोग लोग करेंगे तो मुझको ये पूरी आशा है कि इससे लोगों को फायदा मिलेगा। और अभी तो आप लोग जो है तीसरी लहर की भी बात कर रहे हैं, अभी तो जो दूसरी खत्म भी नहीं हुई है, तो उम्मीद है कि जो है लोगों को फायदा मिलेगा। उस टाइम ये दवा आई सर, तो हमने देखा कि कैंसर में इस्तेमाल हुई, ब्रेन ट्यूमर में इस्तेमाल हुई, बाकी जगहों पर भी इस्तेमाल की गई। कितना फायदा उस टाइम पर मिला, और आप कितना अनुमान लगा रहे हैं कि जब इतनी कारगर दवा है तो कितना फायदा अब इस कोरोना में भी हमें मिल सकता है? क्या आपको एक रूपरेखा, क्या आपको रोड मैप दिखाई दे रहा है डीआरडीओ की इस दवा से? मैं डॉक्टर सुधीर चान्ना का इंटरव्यू सुन रहा था किसी न्यूज़ चैनल पर, इस समय याद नहीं है कौन सा चैनल था, क्योंकि डॉक्टर सुधीर चान्ना की जो है जो ग्रुप ने ही इस पे काम किया है। डॉक्टर सुधीर चान्ना, अनिल कुमार शर्मा और एक कोई डॉक्टर भट्ट हैं, उन्होंने जो है चैनल पे ये कहा था कि ये दवा जो कोरोना में बहुत कारगर साबित होगी। तो अगर उन्होंने ये कहा है तो मैं जो है मानता हूँ कि उन्होंने सही कहा होगा, तो इसलिए जो है कारगर होगी, ऐसा जो है मेरा मानना है। सर, एक वाकया और है इसके ट्रायल से जुड़ा हुआ, जो डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने सामने रखा है कि पहले ट्रायल में जब किया गया, ये चूहों पर पहला ट्रायल किया गया, उसमें चूहे मर जाते हैं, उसके बाद थोड़े दिनों बाद फिर से अनुसंधान किया जाता है, उसके बाद ये ट्रायल जो है ये फॉर्मूला सफल हो जाता है। ये वाकया आप रखे दर्शकों के सामने कि क्या ये वाकया है, क्या पहले वाकई किसी भी दवाई का ट्रायल किस पर होता है, चूहों पर किया जाता है? क्योंकि अमूमन तौर पर कहा जाता है कि बंदरों पर भी उसका ट्रायल किया जाता है। तो ये वाकया आप रखे दर्शकों के सामने। नहीं, ये तो मैंने अपना अनुभव शेयर किया था किसी व्यक्ति से, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई कंपाउंड जो है जो बनाया जाता है तो उसका जो है उसकी जो है टेस्टिंग की जाती है। हमारे यहाँ भी एनिमल हाउस है, उसमें चूहे हैं। सबसे पहला जो इसका शिकार होता है वो चूहा ही होता है, दुर्भाग्य से। और उसको जब हम लोगों ने पहली बार इंजेक्ट किया तो हमको जो है मोर्टेलिटी, बहुत हाई मोर्टेलिटी जो है लगी। तो उस पर ये सोचा गया कि ये कंपाउंड तो जो है टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, इसमें क्या ऐसी क्या जो दिक्कत आई। तो हमको जो है ये बाद में पता लगा कि हम जिस चीज़ से इसको न्यूट्रलाइज करते थे वो बेरियम कार्बोनेट था। बेरियम कार्बोनेट एक्चुअली रोडेंटिसाइड है। ये आप
लिटरेचर में ढूंढेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और बेरियम कार्बोनेट एक सॉफ्ट बेस भी है, तो हम न्यूट्रलाइज करते थे बेरियम कार्बोनेट से, और किसी वजह से हम उसको जो है पूरा का पूरा निकाल नहीं पाते थे। और वही जो है बेरियम कार्बोनेट जब हम ये इंजेक्शन देते थे अपने जो 2DG का, तो वो उसके साथ चला जाता था, मोर्टेलिटी उसी से होती थी। तो ये तो चूंकि रिसर्च का एक पार्ट है, तो ये मैंने जब जिस समय मैं ये कर रहा था उस समय मैंने ये चर्चा में बताया कि कैसे कैसी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि क्या होता है, जब काम करते हैं तभी दिक्कत समझ में आती है। और इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ये 1958 में जो है रिपोर्ट हुआ था कहीं पर, जगह का नाम नहीं है, लेकिन जो है 1973 में न्यूयॉर्क टाइम्स में ये इसका पहला पब्लिकेशन था। तो 1958 में क्या स्थिति रही होगी लिटरेचर की और क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या स्थिति रही होगी, तो हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी नहीं। हम लोगों ने अपनी मेहनत करके, डिस्कस करके, लाइब्रेरी रिसर्च करके ये काम किया। तो दिक्कतें तो आईं, लेकिन उसका समाधान भी हुआ। और मुझे अपने निदेशक डॉक्टर RV स्वामी पर बड़ा गर्व है कि उनके जैसा व्यक्ति या उनके जैसा वैज्ञानिक अब शायद DRDO को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो इस समय रिटायर हो चुके हैं। ये तो बात ही सर वैज्ञानिकों से जुड़ी होती है। एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होते हैं, उसके बाद में नई चीज निकल कर आती है। और हमने तो ये खुद डॉक्टर अब्दुल कलाम से सीखा है। पहली बार में सफल नहीं हुए, ये जिद थी कि दूसरी बार में भी करेंगे, तभी मिसाइल मैन चला। और हमें ये पता भी नहीं था कि 25 साल पहले उन्होंने इस दवा का निर्माण किया जो आज कोरोना में भी संजीवनी साबित हो रही है। एक चीज सर, मैं पर्सनली ये एक फीलिंग से भी जुड़ा हुआ है, क्या आपने कभी सोचा था 25 साल पहले जो मॉलिक्यूल आप खोज रहे हैं, जो दवा आप बना रहे हैं, जिसमें इतनी दिक्कतें आई, वो 25 साल बाद भी ऐसी महामारी में इस्तेमाल होगी? नहीं, मैंने सोचा तो नहीं था, लेकिन अब मुझको आशा है कि अगर साइंटिस्ट काम करेंगे तो ये और भी कई रोगों में जो है इसकी संभावना है कि उसमें भी जो है हमको सफलता मिलेगी। और मैं यहाँ पर अनऑफिशियली ऐड कर दे रहा हूँ, SARS एक वायरस है, उस पर भी जो है जो कहीं कहीं पे काम हो रहा है, उसमें भी जो है इसकी इफिकेसी बहुत अच्छी है। एक चीज और सर, जैसा आपने कहा USA ने तब भी मॉलिक्यूल देने से मना कर दिया। शायद वो डर भी हो सकता था कि हम मोनोपोली भी थी, आपने इसका जिक्र किया, डर भी हो सकता है कि हम लगातार अगर इनको मॉलिक्यूल देते रहें, और हमारे पास में अगर इतने बेहतरीन साइंटिस्ट हैं, और हम सब ये जानते हैं कि नासा में कितनी प्रतिशत भारतीय साइंटिस्टों की है, कितने ज्यादा साइंटिस्ट वहां पर भारत के हैं, यहाँ का इसरो भी कैसे काम करता है, और बाकी जो हमारे साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं। भारत का परचम आज भी बुलंद है। तब भी 25 साल पहले हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल नहीं मिला, फिर भी अब्दुल कलाम ने कहा कि चलिए वो मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा, हम यहां पर रहकर काम करेंगे। आज भी इस दवा ने सब कुछ एकदम साफ कर दिया है। बिल्कुल। इसीलिए जो मोदी जी का नारा था, मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया, क्योंकि उनको भी पता है, हमको भी पता है, क्योंकि हम लोग अभी तो खैर मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं कह सकता हूँ, लेकिन जब मैं सर्विस में था तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कह सकता था, और बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और तो ये सारा अनुभव जो है, चूँकि ये सब चीज़ें जो डिप्लोमेसी और जो विदेश नीति से जो है के अंतर्गत आती हैं, इसीलिए कुछ सोच करके ही जो है जो मोदी जी ने ये जो है नारा दिया था, जो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया। डॉक्टर करुणाशंकर, क्योंकि आप एक वैज्ञानिक भी रहे हैं, और अब तो खैर आप रिटायर्ड हो गए, लेकिन वैज्ञानिक वाला दिल तो अभी भी आपके अंदर जीवित होगा। एक चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि दूसरी लहर के बारे में वैज्ञानिक आगाह करते रहे, शायद हमने ही उससे सीरियसली नहीं लिया, लापरवाही बरतते रहे, हालात ये हो गए। एक वैज्ञानिक के तौर पर आप क्या अब हमारे दर्शकों को अपील उनसे करेंगे, क्या आप चेतावनी उनको देंगे कि तीसरी लहर आती है, या आप कैसे और चीजों को बेहतर करें? मैं पहला तो ये कहूँगा कि जो मोदी जी का मंत्र है, मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी। दूसरी बात, हर व्यक्ति को मोटिवेट कीजिए, उसका जो है मन तोड़िए। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे कट ऑफ हो जाएं। जो मन की जो है दूरी मिटाइए और तन की दूरी बढ़ाइए। अगर आप जो है किसी से संपर्क तोड़ देंगे तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए मैं ये अपील करता हूँ कि लोग ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहें, उनको ढांढस देते रहें, और उनको ये उनके स्वास्थ्य की कामना करते रहें कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसका मनोबल पे बहुत असर पड़ता है। और साथ ही साथ जो मोदी जी का मंत्र है
उसको जरूर अमल में लाएं, क्योंकि ये समय जो है रिसर्च करने का और ट्रायल करने का नहीं है। इसलिए मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी जरूर रखें और जो भी कोविड के और नियम हैं उनका पालन करें। लॉकडाउन में जो है इधर उधर घूमें नहीं, और जो दवा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसका भी सही से इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल भी न करें। और बाकी जो है घर पे जो है अगर व्यायाम कर सकते हैं व्यायाम करें, योग कर सकते हैं योग करें, लेकिन जो है जो घर का माहौल जो है स्वस्थ रखें और पॉजिटिव रखें। नेगेटिव एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है, नेगेटिव एनर्जी से बड़ा नुकसान हो रहा है। डॉक्टर करुणाशंकर पांडे, एक आखिरी सवाल, कितना हमने ये देखा है किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण, जितने सैनिक हैं उतने महत्वपूर्ण हमारे वैज्ञानिक भी हैं, और आज का ये वो दौर है जब अब लड़ाइयां जो हैं हथियारों से नहीं लड़ी जाती हैं, जबकि वैसे हथियारों से लड़ी जाती हैं जो अब किसी लैब में तैयार की जाएं। ये हमने देखा है। कितना जरूरी आप एक वैज्ञानिक राष्ट्र के लिए मानते हैं? क्योंकि एक वैज्ञानिक ही राष्ट्र को आगे लेकर जाता है, वो पहले से ही बताता है, चेतावनियां देता है कि आपको ये सब करना होगा, तब आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। और कोरोना वायरस में तो हमने ये देखा भी है। मैं एक जो है जो सलाह देता हूं कि राजनीतियों की जो है बात कम सुनिए, डॉक्टरों की बात ज़्यादा सुनिए। वैज्ञानिक अगर कोई जो है उनकी कोई बाइट आ रही है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि राजनीतिक अपनी राजनीति करते रहेंगे, इनसे जो है देश का भला होने वाला नहीं है। इसलिए कोशिश ये करें कि जितने जो है वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं या और तो अंधविश्वास की चीजों से आप शॉर्ट में ये कहना चाहते हैं कि अंधविश्वास की चीजों से दूर हटिए, डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब कर रहा है वो मानिए, और जो आपके डॉक्टर्स आपके वैज्ञानिक कह रहे हैं अगर आपको तीसरी लहर से बचना है और तमाम तरीकों की चीजों से बचना है तो आपके वैज्ञानिक डॉक्टर क्या कह रहे हैं इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज ये एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपके सामने रखी कि डीआरडीओ ने जो दवा आज आपके सामने रखी है, डॉक्टर अब्दुल कलाम उसे 25 साल पहले ही भारत को सौंप कर चले गए थे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जब कोरोना से मचा कहर, देश में छाई मायूसी। बहुत मुश्किल तो होता है। हमारी बीवी ने मुझे लॉकेट दिया, सोने का उसका लॉकेट था, अपना लॉकेट लिया कि इसको बेच के अपन सेवा करते हैं। जी मीडिया ने लगातार 3 दिन 24 घंटे जगाई पॉजिटिव खबरों की अलख। ये